दोस्तों आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपके मैथ्स के सिलेबस का थर्ड चैप्टर है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम में इससे 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बट क्या इसकी इंपॉर्टेंस केवल बोर्ड एग्जाम तक है? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आप फ्यूचर में देने वाले हैं, अगर मैं उन एग्जाम्स का नाम लिखूं तो नीट हो गया, IIT JEE हो गया, NDA CDS हो गया, साथ ही साथ कैट और सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में भी इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस न केवल बोर्ड एग्जाम में है जिसमें 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बल्कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई ये जो लीनियर, अभी पेयर की बात छोड़ देते हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर हम इस टॉपिक में जो कुछ ही पढ़ेंगे ना उसका हम यूज कहां करने वाले हैं। आखिर कुछ तो होगा ना ऐसा जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको यूज करने वाले हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा, हम यूज कहां कहां कर सकते हैं इसको। देखिए, जब आप आने वाले यानी 11th 12th में जब आप जाते हैं तो वहां पे एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कभी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा एक ट्रायंगल के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है L1, ये L2 है और ये L3 है। ये 3 लाइंस हैं जो मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं। अब वो आपसे ये कह देगा भैया ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ये L1 और L3 किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? L1 और L2 किस जगह कट कर रहा है। इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जब आपको ये पता होगा कि लाइन L2 और L3 किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। करेक्ट। बस यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज हम सीखेंगे, बट इसको हम अप्लाई फ्यूचर में जब 11th 12th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वहां पे इसको अप्लाई करते हैं। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर में भी हम कुछ ऐसा ही यूज करते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा A B C और D। अब यहां पे क्या है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। इसी से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना है रेक्टेंगल। अब आपसे वो पूछेगा कि भाई यहाँ के वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ के वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ के वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ के वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको यूज करना होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आज हम पढ़ेंगे। ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ये दो पेयर बन रहे हैं, ये दोनों लाइन का पेयर बन रहा है और ये दो लाइनों का पेयर बन रहा है। इसका सोल्यूशन जब आपको आज निकालना आएगा तभी आप फ्यूचर में जाके उसे अप्लाई करके वहां पर इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, तभी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दूसरा हमने देखा कहां पर, वेक्टर में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3D पढ़ते हैं तो वहां भी हमें इसका यूज करना होगा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर भी क्या है, ये यहां पर भी क्या है, ये सारी लाइंस तो हैं। पेयर ऑफ लाइंस के बाद जैसे हमें पता चलेगा हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कहां पर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस में भी आप जब आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हमने एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये इसने जब एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इन दोनों ने एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट किया होगा। अब हमें यह बताना है लाइन L1 L2 और एक्स एक्सिस के बीच कितना एरिया ये कवर करेगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कितना एरिया कवर करेगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए फिर से आपको कैलकुलस यूज करना हो सकता है, या आप अलजेब्रा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पता कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखते हैं कि दो लाइनों को हम कैसे यूज करके उनका सोल्यूशन निकालते हैं, कब वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, कब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आज यहां इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम फ्यूचर में यूज कहां करेंगे, करेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अब वन बाय वन हम चीजों को समझते चलते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को समझ लेते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है 12, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये एक इक्वेशन है? आप इसका आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या ये इक्वेशन है? आप इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। जिनका हाँ है वेल एंड गुड, जिनका ना है वो भी समझ जाएंगे ये एक इक्वेशन नहीं, हाँ नहीं, ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन होने के लिए समझ लीजिए क्या है, ये बॉक्स है इज इक्वल टू, ये स्टार बनाया मैंने, ठीक है ना। बॉक्स इज इक्वल टू स्टार, कुछ भी ऐसा गिवन है आपको, ये हमेशा इक्वेशन ही कहलाएगी। अब ये अलग बात है कि कभी वो वेरिएबल के फॉर्म में होता है या कभी वो इस तरीके से कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। बट है क्या, ये डिब्बा इज इक्वल टू स्टार, ठीक है ना, कुछ तो ऐसा ही है, करेक्ट। बस जब भी आपको ऐसा दिखेगा ये हमेशा इक्वेशन ही कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सही, -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमें पता है ये भी एक इक्वेशन है। अच्छा, कल को मैं ऐसा लिख दूं अगर -11, तो ये 1 हो जाएगा, क्या ये भी एक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये समझ गए ना इक्वेशन क्या है। अब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, समझिएगा इस बात को जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, x + 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ जी एक इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं y - 3 इज इक्वल टू 4 लिख दूं, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी है, इक्वेशन है ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, x इज इक्वल टू 4, क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है ये इक्वेशन। अच्छा, मैं t इज इक्वल टू 3 लिख दूं, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ भैया बिल्कुल इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमें। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, x + 2y इज इक्वल टू 3, क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी है इक्वेशन। डब्बा इज इक्वल टू स्टार, दिख रहा है ये इक्वेशन। अच्छा, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, t - 3s इज इक्वल टू 4, क्या ये इक्वेशन है? हाँ भैया इक्वेशन ये भी है। अच्छा, तो चलो ठीक है, समझ में आता है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, अगर मैं x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? हाँ भैया ये भी इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, u + 3v + 4w + x इज इक्वल टू 9, क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी हाँ, ये भी एक इक्वेशन है। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या है इन सभी इक्वेशंस में? ये थोड़ा सा अलग अलग सी लग रही है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्या है ऐसा डिफरेंस? आइए समझते हैं इस बात को। इक्वेशन तो है, ये समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये लीनियर है या नहीं है, क्या ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें वेरिएबल्स देखना है। पहले तो उस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, उसके बाद हमें यह देखना है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है ना। तो इस वाली केस में हमने देखा कि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में हमारे लिए इस केस में x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की हमने पावर चेक की तो हमें दिखा ये 1 आ रही है, क्या आ रही है 1। तो हमें ये पता चल गया, अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, अगर वो 0 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अच्छा, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर 2 है तो हम इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, करेक्ट, यही तो हमने पढ़ रखा है। अब हमें लीनियर की बात करनी है तो हमें पावर चेक करनी है, क्या 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। हमने देखा यहाँ पे पावर वेरिएबल की 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, कहिए हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, इस केस में हमने वेरिएबल की पावर देखी, ये भी 1 है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। बट मैं क्या देख रहा हूं कि वेरिएबल यहाँ सिंगल है, एक वेरिएबल है x, केवल x ही है। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, वेरिएबल केवल सिंगल है, कितना, y, ठीक है ना। तो यहां भी सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब ये सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, ये भी सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहां आते हैं, अब यहां पे क्या ये इक्वेशन है, हाँ भैया है, डिब्बा इज इक्वल टू स्टार, डिब्बा इज इक्वल टू स्टार, दिख रहा है हमें, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा,
वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब ये लीनियर भी है, यहां लीनियर है। अच्छा मैं क्या देख रहा हूं, केवल यहां पर x एक सिंगल वेरिएबल है, यहां पर t केवल सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब कि ये सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ये भी ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन में मैंने देखा, सबसे पहले मैंने क्या देखा, डिब्बा इक्वल टू स्टार, डिब्बा इक्वल टू स्टार, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने वेरिएबल्स देखे तो मैंने कहा x वेरिएबल की पावर कितनी है 1, बट मुझे एक और वेरिएबल दिख गया, y भी यहां पर एक वेरिएबल है जिसकी पावर भी 1 ही है। अच्छा तो यहां पे अब वेरिएबल 2 हो गए, बट दोनों के पावर क्या है 1 है, सिंगल है, 1 पावर है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये अभी भी लीनियर है, बट वेरिएबल क्या हो गए 2, तो अब ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई, क्या हो गई 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई। अच्छा इस केस में क्या है, t है वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, s वेरिएबल, इसकी पावर भी 1 है, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये लीनियर तो हो गया, बट वेरिएबल कितने हैं t और s, 2 वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई। अच्छा इस केस में देखते हैं, वेरिएबल कितने हैं 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं, कितने हैं 3 वेरिएबल्स, बट पावर कितनी सबकी 1 है, इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है ये, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। अच्छा इस केस में बताइए, इस केस का आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने ये समझ लिया कि एक लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल क्या है, 3 वेरिएबल क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या डिस्कस करना है बच्चा, पेयर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर पेयर की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, इसका आंसर बताइएगा। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, लेट से हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमने ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई x और y की वो वैल्यूज बताइए जो पुट करने पर, जिनको ऐड करने पर रिजल्ट 4 आ जाए। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, 1 लिख लेते हैं x की वैल्यू और इसको 3 कर देते हैं, इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। बट आपके पड़ोसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो ये पसंद नहीं आ रहा, हम इसको 3 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, यहां भी 4 आ गया, प्रॉब्लम यहां भी नहीं है इनको। बट उसके पड़ोसी ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, x की वैल्यू तो 2 ले लीजिए और y की वैल्यू भी 2 ले लीजिए, तो भी ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं। बट जितने लोग बैठे हैं सबके अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, सबने अलग अलग नंबर ले रखे हैं। कोई ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप एक वैल्यू 100 ले लीजिए और माइनस कर दीजिए 96 से, तो भी तो ये 4 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी आ जाएगा। अच्छा किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं भैया, आप 200 ले लीजिए माइनस 196 ले लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है भैया ये भी 4 आ गया। इसका मतलब ये देखा गया कि इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, कोई एक फिक्स पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। इसलिए अगर हम एक सिंगल इक्वेशन लेके चलते तो हम इसका सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जब कभी 2 वेरिएबल्स हैं, देखिए अगर सिंगल वेरिएबल होता, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं सिंगल वेरिएबल होता, जैसे ये है, ठीक है ना, जैसे ये है या जैसे ये है सिंगल वेरिएबल, यहां पे x इज इक्वल टू 4 साफ साफ दिख रहा है, सिंगल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 4 हो गई। हमें पता है कि x की वैल्यू 4 है इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या है, सिंगल वेरिएबल है t और इसकी वैल्यू क्या है 3 है, हमें पता है फिक्स है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना, करेक्ट। तो जिस भी सिचुएशन में ये है उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, यहां चेंज होने वाला नहीं। पर जब 2 वेरिएबल आ गए, क्या हो गए 2 वेरिएबल आ गए, तो हमें अब 2 इक्वेशन चाहिए ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि x की और y की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है 2 है।
अब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस भी हमें चाहिए, यानी मिनिमम हमें 2 इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए। 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें मिनिमम कितनी 2 इक्वेशंस चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है इस केस में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन चाहिए थी हमको, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को 3 वेरिएबल्स आ जाएं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें कल को 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, 3 लीनियर इक्वेशंस चाहिए होंगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में बताइए कितनी नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला इसका, ठीक है ना। दिमाग चलाइए, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थी, तो हमें किस में चाहिए होंगी, वो पेयर में चाहिए होंगी, यानी जोड़े में चाहिए होंगी, यानी 2 लीनियर इक्वेशंस तो चाहिए ही होंगी। क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स क्या है बच्चा, 2 हैं। क्या है, वेरिएबल्स 2 हैं, इसलिए हमें पेयर में चाहिए, इसलिए हमें कम से कम 2 लीनियर इक्वेशंस तो चाहिए। करेक्ट, ये कहानी समझ में आती है। बस अगर इतना कुछ आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम लोग इस कहानी के अगले पड़ाव में, जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे है।